अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आजकल आपने देख रहे होंगे कि कोरोना के केसेस में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कमी आ गई, लेकिन गुज़िश्ता महीने आपने न्यूज़ में देखा होगा कि थर्ड वेव आना नागुज़ीर है, इनेविटेबल है, और उसमें ज़्यादातर बच्चे जो है वो अफेक्ट होंगे। फिर कुछ दिनों के बाद ये न्यूज़ आई कि इनेविटेबल नहीं है बल्कि आ सकती है। फिर उन्होंने कहा कि भाई नहीं, पूरे मुल्क में नहीं, मुल्क के कुछ जगहों पर आएगी। फिर उन्होंने कहा कि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे कंट्रोल करेंगे और कितना फैलेगी इस तरह से। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि थर्ड वेव आए ही नहीं, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे महफूज रहें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर थर्ड वेव आती है तो हमें कुछ मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए एज ए पेरेंट। आपको क्या क्या अलामात देखने हुए, साइंस एंड सिम्टम जिसको आप कहते हैं, या फिर कौन से बेसिक फर्स्ट एड चीज़ें आप करनी चाहिए घर पे, वो उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि जो हमारे अंदर थर्ड वेव को लेकर और बच्चों को लेकर जो बेचैनी है वो ज़रा कुछ हद तक कम हो जाए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें ग्रेड्स होते हैं, जैसा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ठीक है। ये शिद्दत, बीमारी की शिद्दत होती है। आप जानते हैं कि माइल्ड सिम्टम जो है बच्चों के अंदर थोड़ा सा खांसी बुखार आती है, या फिर जो है वोमिटिंग या खाया होना है, ठीक है, लूज मोशंस हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है। ये शुरू के थोड़ा माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, और बहुत से ज़्यादातर बच्चे जो है वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। अगर सिम्टम्स होते हैं तो थोड़ा माइल्ड होते के फिर वो सेटल हो जाते हैं। ये माइल्ड है, इस दौरान करना कुछ होता नहीं है, सिर्फ जो है आपको एहतियात करना होता है और बच्चे को ऑब्जर्व करना होता है। फिर आते हैं मॉडरेट टू सीवियर, यानी बीमारी की शिद्दत थोड़े बड़ी हुई है। उस दौरान जो है मॉडरेट टू सीवियर में होता है कि बच्चे को बहुत तेज़ बुखार चल रहा होता है, हाई फीवर चल रही होती है, फिर जो है पेट में दर्द इतना शदीद होता है कि शक होने लगता है कहीं अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे बॉडी के अंदर, यानी बच्चों के बॉडी के अंदर जो एक हाइपर इम्यून रिएक्शन जो होता है, उसकी वजह से कुछ बॉडी के आज़ा जो है, बॉडी के पार्ट्स जो है अफेक्ट होते हैं। अब ये हाइपर इम्यून रिएक्शन होता क्या है? अब आप मोटी मोटी मिसाल बताऊं तो ये है कि एक वायरस है, और उसको डिफेंड करने के लिए, उसको दिफा करने के लिए बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अब अगर वायरस स्ट्रांग है तो बॉडी जो है वो उससे अफेक्ट हो जाती है, वीक हो जाती है, इसमें बच्चा जो है ज़्यादा बीमार होने के चांसेस होते हैं। समझे, वायरस और हमारा जो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो दिफाई निज़ाम है, वो अगर इक्वल है तो शायद उतना ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस नहीं होते हैं। लेकिन अगर उलट होता है, यानी कि वायरस से ज़्यादा जो हमारा बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, दिफाई निज़ाम है, अगर वो बहुत ही स्ट्रांग होता है या ओवर रिएक्ट करता है, तो उस वक्त भी जो है हमारी बॉडी में काफ़ी बदलाव आने लगते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के बहुत इम्पॉर्टेंट आज़ा जो होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं। उसमें आपका दिमाग, ब्रेन से लेके हार्ट और लंग से लेके जो आंतें होती हैं, उससे लेकर किडनीज तक भी जो है उसमें अफेक्ट होते हैं। अब आप देखेंगे कि शुरू में जो आमतौर जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनमें आप देख रहे थे कि भाई सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या फिर जो है खांसी हो रही है, बुखार हो रही है, ये उमूमन इस तरह के मैनिफेस्टेशन होते थे। लेकिन बच्चों में जैसा कि कहा जा रहा है कि भाई अलग अलग मैनिफेस्टेशन से आते हैं, उसमें फिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है कभी माइल्ड सिम्टम्स ख़त्म होने के बाद फिर आगे जाके 1-2 हफ्ते के बाद जो है फिर और ज़्यादा उसको एज ए कॉम्प्लिकेशन जो है वो दूसरे मैनिफेस्टेशंस आते हैं। मिसाल के तौर पर स्किन रैश आ सकती है, ठीक है, आंखों में रेडनेस आ सकती है, ठीक है, म्यूकोजल चेंजेस यानी माउथ में जो है वो चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। फिर हार्ट जो है, उनके बच्चों का दिल जो है वो भी जो है ज़्यादातर अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। इस तरह से मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर ये भी हो सकता है। वो बच्चे बहुत जल्द जो है बिल्कुल अच्छे थे और अचानक से जो है वो बहुत फास्ट जो है डिटेरियोरेट हो जाते हैं, और बच्चे जो है आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो इंशाल्लाह अफेक्ट नहीं होंगे या एसिम्टोमेटिक रहेंगे।
या फिर अगर होते हैं तो माइल्ड हो गए, यानी थोड़ा बहुत सिम्टम्स पे फिर सेटल हो गए। फिर मॉडरेट सीवियर ये होता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, बॉडी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जो अज़ा होते हैं, वो इससे अफेक्ट हो सकते हैं और बच्चा जो है बहुत जल्द सीरियस हो सकता है। अब जब हम ये जान गए हैं कि भाई ये इस तरह का एक वाइड स्पेक्ट्रम होता है सिम्टम का, तो हमें कुछ एहतियात भी करने की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अब चूँकि कुछ केसेस कम हो रहे हैं तो बहुत जगह लॉकडाउन वगैरह खुलने के चांसेस हैं। वैसे तो स्कूल्स अभी खुले नहीं हैं, लेकिन बच्चे जो हैं दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए बहुत ही तड़प रहे होते हैं, तो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट शायद अभी उतना नहीं हुआ होता, तो बच्चों को थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत होती है और हमें उन्हें गाइड भी करने की ज़रूरत होती है। जहां हम मास्क की बात करते हैं, वहां 2 साल से ऊपर वाले बच्चे जो है वो मास्क थोड़ा पहन सकते हैं, उनको हमें ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद होते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, ठीक है, तो बच्चों को समझाना है कि भाई अगर खेल भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए खेलें। ऐसे नहीं कि हर चीज़ आप हाथ लगा रहे हैं, फिर वो हाथ जो है नाक में जा रहा है, मुंह में जा रहा है, आंखों में मल रहे हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। फिर जब वो खेल कर वापस आते हैं तो बाकायदा जो है वो अपने आप को धो लें, साफ़ कर लें, साबुन से ये कर लें, जहाँ मुमकिन हो सैनिटाइज कर लें। तो ये भी जो है कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है, जिससे जो है इन्फेक्शन के इम्कानात कम होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो है एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो वायरस तो वो कैरी कर रहे होते हैं, लेकिन वो दूसरे बच्चों को या दूसरे अडल्ट जो घर पे होते हैं उनको आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमें जस्ट बिकॉज बच्चा ठीक ठाक है ये नहीं समझ लेना चाहिए कि भाई उससे डिस्टेंसिंग या पाकी सफाई का जो है मामला है वो करने की ज़रूरत ऐसे नहीं है। तो हमें प्रिकॉशंस तो लेते ही रहना है जब तक कि ये पैंडमिक का मामला जो है हमारे यहाँ से ख़त्म नहीं होता। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी हो सकता है जब थर्ड वेव है, बहुत ज़्यादा केसेस फैलने लग जाएं, तो आपको थोड़े बहुत घर में इक्विपमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने जो भी आपके पीडियाट्रिशियंस हैं, डॉक्टर बच्चों के डॉक्टर है, उसको आप अपडेट देते रहें जब जब भी ज़रूरत पड़े, ताकि वो आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर सकें। ऐसा नहीं कि जैसे ही बुखार आए तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, इस तरह से नहीं है। तो थोड़ा बहुत फर्स्ट एड मेजर्स आपको करने होते हैं। पहली बात आपको ये देखना है कि टेम्परेचर कैसे लिया जाता है, ठीक है। अब बहुत जगह इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स आए हैं, ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर्स हैं, उसको एक अगर आप रख सकते हैं तो बहुत बेहतर है, ताकि आपको पता चले कि बच्चे की बुखार कितनी है और किस वक्त जो है आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, कॉन्टैक्ट करना है टेम्परेचर देखने का। दूसरा ये है कि आप देखें कि बच्चे की नब्ज़ कैसे देखें, ठीक है। बड़ों में अक्सर यहाँ देखा जाता है, ठीक है, तो छोटे बच्चों में चाहे तो यहाँ भी देखा जा सकता है, लेकिन आप आसानी से जो है यहाँ फील कर सकते हैं। आप वॉच को देखते हुए जो सेकंड्स का काटा होता है उसको देखते हुए कम से कम जो है ना 1 मिनट आप देखें कि बच्चे की नब्ज़, अभी से आप प्रैक्टिस करते रहें कि बच्चे की नब्ज़ कैसे देखनी है। जब खुदा न खास्ता जब थर्ड वेव आएगा, बच्चे हर जगह बीमार होने अगर लगते हैं, तो उस वक्त पैनिक की सिचुएशन होती है, आपको पता नहीं होता कि क्या करना है। तो इसीलिए अभी से प्रैक्टिस करें कि हम बच्चे की नब्ज़ कैसे लें, पल्स कैसे लें, ठीक है। तो बच्चे के ऊपर आप हाथ रख के देख सकते हैं कि वहाँ पल्स जो है आपको फील होती रहती है। तो आप उसे टाइम करें कि भाई 1 मिनट में बच्चे की पल्स कितनी आ रही है। अब मैं यहाँ नॉर्मल रीडिंग इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बच्चे की एज के मुताबिक जो है नॉर्मल पल्स बदलते रहती है, ठीक है। एक छोटा बच्चा है जैसे पैदा हुआ है उसकी अलग होती है, फिर 1 साल के अंदर वालों के बच्चों की अलग होती है, फिर 1 से 5, इस तरह से जो है हर एज पे जो है अलग अलग नॉर्मल रीडिंग्स होती है। बड़ों के जैसे नहीं कि आपने 70 to 80 नॉर्मल हो गए, इस तरह से नहीं। तो बच्चों की एज के हिसाब से पल्स नॉर्मल होती है। तो इसीलिए जो है पहले आप अपने बच्चे की जब नॉर्मल, अब बिल्कुल बच्चा ठीक ठाक है, उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो उस वक्त आप बच्चे की पल्स कितनी है देखें, कैसे देखना है देखें, वॉच के हिसाब से कैसे टाइम करना है वो आप देख लें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। दूसरी चीज़ आपको जो देखने की प्रैक्टिस करनी है वो रेस्पिरेटरी रेट, यानी सांस लेने की जो रफ्तार है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। मिसाल के तौर पर आपने डॉक्टर को कॉल किया, अब डॉक्टर कहेगा कि बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट क्या है, यानी सांस लेने की जो रफ्तार है वो क्या है। तो आप बच्चे को जो है ऐसे लिटाएं, ठीक है। लिटाने के बाद बच्चे की जो पेट या जो छाती होती है, सीना होता है, उसकी जो मूवमेंट्स होती है उसको आप काउंट करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अब सांस ले रहा हूँ, यानी 1 मेरा रेस्पिरेशन हो गया। इस तरह से जो है आप देखें कि 1 मिनट में बच्चा कितनी बार रेस्पिरेशन ले रहा है, तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट। तो अगर डॉक्टर ने पूछा कि आपको रेस्पिरेटरी क्या है बच्चे का, तो आपने बच्चे को काम रखा, बच्चा रो नहीं रहा है, आपने बच्चे को डिस्टर्ब नहीं किए हैं, उस वक्त आप देख रहे हैं कि 1 मिनट में बच्चा कितनी बार सांस ले रहा है, ब्रीथ कर रहा है।
तो वो अगर आप बताएंगे मिसाल के तौर पर 30 है, 40 है, 60 है, जो भी बताएंगे, तो डॉक्टर को जो है अंदाज़ा लगता है कि बच्चा कितना सीरियस है। ठीक है, तो आपको पल्स देखना है, नब्ज़ देखना है, फिर जो है रेस्पिरेटरी रेट है, जो सांस की जो लेने की रफ्तार है, वो आपको करने की ज़रूरत है। फिर टेम्परेचर जो है आप लेने की प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको पता चले कि भाई नॉर्मल टेम्परेचर कैसे होता है और कहाँ देखना है और कैसे रिकॉर्ड करना है। और एक चौथी चीज़ अगर पॉसिबल है तो एक पल्स ऑक्सीमीटर जो पोर्टेबल आजकल छोटे मिलते हैं वो आप ले लें। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसके क्या मुश्किलात आ सकते हैं, ये सारा जो है एक वीडियो था जो मैंने फेसबुक पे डाला हुआ है। आप मेरे फेसबुक टाइमलाइन पे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। मोटी मोटी ये बात कहनी है कि अगर आप घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर रखते हैं तो फैमिली में सारे लोगों के लिए काम आ सकती है। उसमें जो है आप अपना कंट्रोल के तौर पर अपना भी आप पल्स देखें कि वो कितना दिखा रहा है, फिर बच्चे का देखेंगे कितना दिखा रहा है, तो आपको एक अंदाज़ा लगे कि नॉर्मल रीडिंग नॉर्मल हालात में कैसे होती है। क्योंकि अगर बच्चा समझो बुखार आ रही है तो उस वक्त आप बच्चे के हाथ ठंडे हैं, आपने चेक किया उस वक्त तो थोड़ा बहुत कमी है, या फिर आपने अपनी तरफ चेक नहीं किया, अपनी उंगली पे चेक नहीं किया, तो आप पैनिक हो जाएंगे कि बच्चे का सैचुरेशन गिर रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, आईसीयू में एडमिट कर, इस तरह से मामले हो सकते हैं। तो इसलिए आप ये कहें पहले आप जब नॉर्मल हालत हों तो आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर चेक कर लें और बच्चे का भी चेक करें, तो आपको पता चलता है कि मशीन जो है वो ठीक काम कर रही है। तो ये 4 चीज़ें बेसिक आपको करने की ज़रूरत होती है। और एक चीज़ जो है मैनेजमेंट की तरफ जब आते हैं कि ट्रीटमेंट के तौर पर बच्चा जब माइल्ड होता है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, घर में ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत होती है। अगर बुखार आ रही है तो आप जानते हैं कि पैरास्टामोल जो है बच्चों के लिए बुखार के लिए देते हैं, छोटे हैं तो सिरप देते हैं, अगर वोमिटिंग करें तो सपोजिटरी दे सकते हैं, अगर बच्चा जो है वो 32 kg से ज़्यादा है तो टैबलेट भी ले सकते हैं। तो ये बुखार के लिए हो गई। दूसरा जो है जो जैसा बड़ों में जो है दूसरे मेडिसिन देते हैं बुखार के लिए स्ट्रांग, वो बच्चों के लिए ख़ास करके ज़रूरत नहीं होती है, बच्चे सेटल हो जाते हैं इस वजह से। और एक चीज़ हमें जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जिस तरह अडल्ट में बड़ों में जो है एक बहुत ही कॉकटेल के तौर पर काफ़ी मेडिसिन दी जाती थी। ठीक है, उसमें विटामिन विटामिन डी, सी, जिंक और बहुत सारे रेमडेसिविर, इस तरह से बहुत सी मेडिसिन थी। आपको उसमें फ़िलहाल अपने आप को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें हैं, बुखार आ रहे हैं, बुखार की दवा दे दी आपने। और दूसरा जो है फ्लूइड एंड डाइट। ठीक है, तो बच्चे को न्यूट्रिशियस खाना जो है वो खिलाएं। ठीक है, तो न्यूट्रिशियस खाना खिलाने का इसका मतलब नहीं है कि बच्चे को बुखार है आप ज़बरदस्ती खाना खिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बच्चे को छोटे छोटे अमाउंट में स्मॉल क्वांटिटी में फ्रीक्वेंट आप खिला सकते हैं। उससे ये होता है कि बच्चा जो है वो एडजस्ट कर लेता है और वॉमिटिंग नहीं होती है एंड ही विल फील बेटर। तो जो रिक्वायर्ड उसकी जो न्यूट्रिशियस फूड है उसको जो है आप छोटे छोटे क्वांटिटी में फ्रीक्वेंट आप दे सकते हैं। तो ये एक तो न्यूट्रिशन ठीक रखना है, फ्लूइड जो है यानी ज़्यादातर पानी वगैरह देते हैं, खास कर बुखार होती है तो काफ़ी हमारा डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है अगर बुखार आती है तो बुखार की मेडिसिन देना है। ये एक मिनिमम मेडिसिन जो है बच्चे को जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं और बच्चा जो है वक़ाई वगैरह करने से खास रहता है। और जब खुदा न खास्ता अगर सीरियस मामला होता है, यानी बहुत तेज़ बुखार चल रहा है, सांस जो है वो ज़्यादा फूल रही है, या फिर जो है आपने पल्स ऑक्सीमीटर चेक किया तो उसमें जो है सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, इस तरह की कुछ बात होती है तो डेफिनेटली आप जो है आप अपने बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। जहाँ तक सैचुरेशन ड्रॉप होने की चीज़ है, वहाँ जो बच्चे 10 साल या उससे बड़े होते हैं जो आप कोऑपरेट कर सकते हैं जब वॉकिंग के लिए, वहाँ 6 मिनट वॉक टेस्ट भी कहा जाता है कि अगर आप देखना चाह रहे हैं तो बच्चे को जो है 6 मिनट तक घर पे थोड़ा वॉक करके देखें कि अगर सैचुरेशन जो है वॉक करने से पहले और वॉक करने के बाद कुछ ड्रॉप हो रहा है क्या। अगर 4 रीडिंग से ज़्यादा ड्रॉप होता है तो उस वक्त आप जो है थोड़ा कंसर्न होना चाहिए और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो छोटे बच्चों में ये मुश्किल होता है कि भाई आप 6 मिनट तक बच्चे को चला के देखें, ये मुश्किल होता है। तो 10 साल के उम्र से जो बच्चे बड़े होते हैं उनमें ये ज़रा आसानी होती है। तो जो प्रिकॉशंस आपको लेनी हैं वो मैंने आपको बताई। जो सिम्टम्स होते हैं फ्रॉम एसिम्टोमेटिक टू माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर, ठीक है, ये सिम्टम्स होते हैं। और जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है,
अक्सर बच्चों में वैसी ट्रीटमेंट नहीं होती है जैसे बड़ों की होती है, ठीक है। एक ख़ास मेडिसिन होती है जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, काफ़ी महंगी होती है। ये जो है वो ख़ास कंडीशंस में होते हैं, आप उसको ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम कोशिश करें कि ये बच्चों में ज़्यादा न फैले। कोशिश करें कि जैसे ही कुछ माइल्ड सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं तो जो बेसिक आप घर में डिस्टेंसिंग करते हैं, मास्क होता है, क्वारंटाइन वाला मामला होता है, ये आप करने की कोशिश करें। पैनिक ही ना हो, ठीक है, यानी एकदम बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मेजर्स करने की ज़रूरत होती है। बच्चों का जो है उनकी ग़िज़ा जो है उसका ख्याल रखने की होती है, फिर बुखार होती है तो उसका ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। आप अपने लोकल जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनकी कॉन्टैक्ट नंबर और आप लोकल लेके रखें, ताकि खुदा न खास्ता अगर मामला कुछ ज़्यादा होता है तो आप कंसल्ट कर सकें। तो सबसे पहले आप अपना मोरल जो है हाई रखें, बेचैनी न करें, पैनिक न हों, दुआ करेंगे थर्ड वेव न आए। अगर खुदा न खास्ता आती है तो ये हमें मेजर करने की ज़रूरत है। इस दौरान अगर कोई अपडेट्स आता है तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और दुआ करेंगे ये हमारे बीच से जल्द ये मामला जो कोरोना का वबा का मामला है वो यहाँ से ख़त्म हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।